नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ आदर्श। एक बार फिर से आप सभी का सीयूटी इंडिया पर हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त। तो आज हम हिंदी साहित्य में जो कि सीयूटी पीजी 2024 के लिए आप लोग को एक रणनीति के साथ कम समय में आपके साथ हम कंटेंट को लेकर आए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और अच्छे से बने रहेंगे अंत तक। तो आज हम हिंदी साहित्य के हम इसके पहले आत्मों के इतिहास, लेखन, परंपरा, काल विभाजन, आदिकाल पर बातचीत किए, भक्ति काल पे बातचीत किया और रीतिकाल पे भी बातचीत किया, और इन सभी पे मैंने आपको प्रश्नोत्तरी भी कराया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग जो नहीं देखे हैं उसे जरूर देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अगर अच्छा लगे तो। आइए जब हम नए टॉपिक के साथ आपके मिलते हैं कि हिंदी साहित्य के हम आज आधुनिक काल पर आ गए हैं। तो आधुनिक इस पड़ाव में हम जब आधुनिक काल पे आ चुके हैं तो देखते हैं कि आधुनिक काल पे हम बातचीत करें। तो आइए बिना समय गवाए हम सीधे आप टॉपिक पर चलते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर। आधुनिक काल पे हम बातचीत करते हैं। आधुनिक काल का पहला पॉइंट क्या है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पे हम बातचीत करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। और इसका पहला पॉइंट क्या है कि हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना, हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना ये भाई 9वीं सदी का है, ठीक है। हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 9वीं सदी में रची गोरख सागर नामक ग्रंथ में मिलता है। पहला पॉइंट, ठीक है। अगले पॉइंट, सम्राट अकबर के समय जब मुगल बादशाह अकबर था, ठीक है, उसका ध्यान कि सम्राट अकबर के समय गंग कवि है, नाम सुने होंगे आप। तो गंग कवि ने चंद छंद है भाई, बंद नहीं, चंद छंद वर्णन, वर्णन नहीं, ध्यान से देखो, फिर से हम लिख रहे हैं चंद छंद वर्णन। क्या भाई? चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा है। आपसे पूछा जाएगा चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ का लेखक कौन है, तो कौन है भाई? गंग तत्व। किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में लिखा गया है। इस चीज का आप लोग ध्यान, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, जरा हम इससे ध्यान देंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई कि 1741 ईस्वी में, थोड़ा सा रुकेंगे, कि 1741 ईस्वी में, हाँ, आपका पहला पॉइंट जो था, ये 9वीं नहीं बल्कि इसी चीज में मुझे कंफ्यूजन था, ये 14वीं सदी है, ठीक है, ध्यान देंगे। 14वीं से कर लेंगे, इसी में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे थे, बताइए। अगला क्या है कि 1741 ईस्वी, क्या है, 1741 में राम प्रसाद निरंजनी, एक विद्वान हुए, ने भाषा युग वासिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना की। ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान दीजिए। भाषा युग वासिष्ठ, मुझे लगता है कि ऊपर पूछा भी जाएगा, ध्यान रखिएगा कि भाषा युग वासिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है, नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की, और यह शुद्ध खड़ी बोली की दृष्टि से प्रथम गद्य ग्रंथ। अब शुद्ध खड़ी बोली की दृष्टि से राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वासिष्ठ प्रथम गद्य, और राम प्रसाद निरंजनी भी प्रथम गद्य लेखक हुए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला 1761 ईस्वी में, 1761 में पंडित दौलत राम ने जैन पदम पुराण का भाषानुवाद किया। कौन? तो पंडित दौलत राम। क्या किया भाई? जैन पदम पुराण का भाषानुवाद किया। कब? तो 1761 ईस्वी, ठीक है। उम्मीद करते हैं तक आप समझ लिए होंगे अच्छे से। आइए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, जरा इसे ध्यान दें। 4 मई 1800 ईस्वी, 1800, ठीक है, 1800, 4 मई 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। आपसे ऑनलाइन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1801, 1802, 1803, 4 मई 1800। अगला पॉइंट इसमें क्या कि जिसने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। आगे क्या है? निर्वाह की महत्वपूर्ण भूमिका का
निर्वाह किया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात के प्रकृति को समझें, ठीक है। इसमें जॉन गिलक्राइस्ट एक विद्वान, उन्होंने हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे। हिंदी और उर्दू के अध्यापक कौन था भाई? तो जॉन गिलक्राइस्ट। इन्होंने आगरा के लल्लू लाल जी और आरा के सदल मिश्र, सदल मिश्र का एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, कौन बताएगा? नासिके तोफाख्यान, याद रखिएगा, ये हाई स्कूल के भी एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है, ऑनलाइन में इंटरनेट, ध्यान। तो जो इसमें जॉन गिलक्राइस्ट हुए, हिंदी और उर्दू के अध्यापक है, इसमें ध्यान रखिएगा भाई। थोड़ा सा इसमें मैं चीजों को समझाने के क्रम में थोड़ा सा धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि आप एक एक कॉन्सेप्ट को समझें। मेरे एक एक लाइन में 3-3 4 कंसेप्ट छिपे होते हैं, ऐसे मेरा निचोड़, ठीक है, ध्यान दीजिए। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे और इन्होंने आगरा के, किन्होंने भाई? तो गिलक्राइस्ट ने किया, ध्यान रखिएगा। आगरा के लल्लू लाल, आपको लल्लू लाल कहाँ के भाई? तो आगरा के हैं, ध्यान रखिएगा। और आरा के, आरा जो बिहार में है, आरा के सदल मिश्र, जिनकी रचना क्या है? नासिके तोफाख्यान, को भाषा मुंशी के रूप में किया। अपने अध्यापक रहे और भाषा के मुंशी के रूप में लल्लू लाल को और सदल मिश्र को नियुक्त किया, ठीक है। इन्हीं के प्रेरणा से लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर, लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिके तोफाख्यान, या जिसका नाम है चंद्रवर्ती नहीं, चंद्रावती है भाई, चंद्रावती, इसे कर ले, ठीक है। मीन्स लल्लू लाल जी ने इन्हीं के प्रेरणा से प्रेम सागर और सदल मिश्र नासिके तोफाख्यान, जिसका नाम चंद्रावती भी है, ग्रंथ की रचना। यहां तक समझ में आया? उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ होंगे। आगे चलते आइए। मुंशी सदा सुखलाल नियाज, क्या भाई? मुंशी सदा सुखलाल नियाज ने होगा, ते नहीं होगा। सुख सागर की रचना हिंदी गद्य में, सुख सागर का रचनाकार कौन भाई? तो मुंशी सदा सुखलाल नियाज। किसमें की भाई रचना? हिंदी गद्य में, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सुख सागर जो ग्रंथ है किस पर आधारित है? तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। किसका है? तो मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है। आइए आगे चलते, आगे क्या है? अगला पॉइंट है कि इंसा अल्लाह खान, नाम परिचित होंगे। रानी केतकी की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखें, ठीक है। मुंशी इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की, जिसे उदयभान चरित नाम से, उदयभान चरित नाम से थी जानते। इंसा अल्लाह खान की जो रानी केतकी की कहानी है, उसे उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है या कहा जाता है, इसे ध्यान। अगला पॉइंट, 1817 में 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 में 1833 में लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी, 1817 में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 में आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना, और इसकी प्रेरणा से विभिन्न विषयक हिंदी की पुस्तकें प्रकाशित हुई। किसके प्रेरणा से भाई? तो कलकत्ता बुक सोसाइटी और आगरा स्कूल बुक सोसाइटी। क्लियर है? ठीक है, आगे आइए। बंगाल में राजा राम मोहन राय ने 1815 में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित करा। क्या भाई? कि बंगाल में राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया, ठीक है। आगे देखो, 1826 में 1826 में कानपुर के पंडित जुगुल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित कराया, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आइए आगे चलते, आगे क्या भाई? 1826 में क्या था? उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र है, जिसे पंडित जुगुल किशोर ने
कोलकाता सॉरी कानपुर से किया। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला पॉइंट, हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को समझते हुए राजा राम मोहन राय, साथ में मोहन राय ने सन 1829 1829 में बंगाल होगा, बंगाल नामक बंगाल, हाँ ठीक है, बंगाल नामक हिंदी का पत्र प्रकाशित कराया और इन्हें भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली। मीन्स राजा राम मोहन राय को क्या मिला था? भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी। अगला पॉइंट, 1845 ईस्वी में 1845 में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी के मतलब बनारस के, जहां की आप मोस्टली बीएचयू में आना चाहते हैं, बनारस काशी में बनारस अखबार निकाला। कब निकाला भाई? तो 1845। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, ठीक है, निकाला। इसकी लिपि देवनागरी और भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। क्या थी? लिपि देवनागरी थी और भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई। बनारस से ही 1850 में 1815 में सुधाकर का प्रकाशन आरंभ हुआ। सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। क्लियर है? ठीक है। 1863 में आगरा से ही लोक मित्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। एक लाइन को फिर से ध्यान दें कि राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी पत्र का प्रकाशन, ध्यान, प्रजा हितैषी, ठीक है। आगे है, नवीन चंद्र ने 1867 में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। क्लियर है? ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? कविता का युग अब आते हैं। ये था आधुनिक युग का पूर्व पीठिका के रूप में से हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं, समझने के लिए। अब हम बात करते हैं, हम देखिए डिवीजन को नहीं, आपको एक चार्ट बनाकर बताएं कि आधुनिक काल में कौन कौन से युग हो, एक एक क्रम में आगे आता है, क्योंकि समय कम है तो हम नहीं चाहते कि आपको पहले एक खाका बनवाएं फिर उसका, भाई हम एक एक सिरे से आपको चलते चल रहे हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले भारतेंदु युग आता है। आधुनिक काल में कहते हैं भाई भारतेंदु युग की हम कविताओं पर बात करें। क्या है? सॉरी, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग की कविता पर बातचीत करते हैं। क्या है भारतेंदु? इसका समय क्या है? 1850 से 1900 ईस्वी, ठीक है, ध्यान में। हिंदी क्षेत्र में पुनर्जागरण की पहली सशक्त साहित्यिक अभिव्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व में ही मिलती। क्लियर है? आइए, भारतेंदु जी ने कविता संवर्धनी सभा, जिसे बोलते हैं काशी के संस्थापक, कहते भाई कविता संवर्धनी सभा काशी के संपर्क क्या थे? संस्थापक कौन थे? भारतेंदु, ठीक है। भारत भिक्षा इनकी राजभक्ति परक कविता है, 2 बार हो गया है, राजभक्ति परक कविता है। कौन? भारत भिक्षा, भारतेंदु हरीश का एक रचना आपको यहां मिल गया, भारत भिक्षा, जो कि राजभक्ति परक कविता है, ध्यान देंगे। आगे, इनकी सभी काव्य रचनाएं भारतेंदु ग्रंथावली के प्रथम भाग में संकलित, ठीक है। तथा भारत दुर्दशा में इन्होंने देसी राजाओं को रासव कहा है। रासव का अर्थ आपसे पूछा जा सकता है। आज के एग्जाम की प्रकृति ऐसी हो गई कि कोई एक कविता दे दिया जाएगा और उसमें से किसी एक शब्द को लेकर पूछा जाएगा किसका अर्थ है क्या है। तो ध्यान देंगे कि भारत दुर्दशा में इन्होंने देसी राजाओं को रासव कहा है। तो रासव से क्या अर्थ है? तो रासव का अर्थ होता है गधा कहा है। क्या कहा है? गधा कहा है, ठीक है। अगला पॉइंट, आइए अगला पॉइंट क्या है भाई? अगला पॉइंट भारतेंदु जी ने क्या है कि भारतेंदु जी ने ये तो हो गया भाई, हाँ ये हो गया। अगला पॉइंट क्या है?
कि भारतेंदु जी ने 1873 में 1873 में पेनी रीडिंग नामक गोष्ठी का गठन किया और इसी वर्ष में 1873 में ही इन्होंने तदीय समाज की स्थापना, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। भारतेंदु जी उर्दू में रसा उपनाम से शायरी लिखते थे। किस नाम से? तो रसा उपनाम से। बार बार ये भी पूछा था किस उपनाम से कविताएं करते हैं या रचनाएं करते हैं, किसका? रसा उपनाम से कौन करता है भाई? तो भारतेंदु जी करते हैं, ठीक है। भारतेंदु कृत दशरथ बिलाप कविता खड़ी बोली में है, ठीक है। और इन्होंने प्रबोधनी कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष प्रेरणा दी है और देवी छंद लीला काव्य कथा है। क्लियर है? एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा भाई, तभी आप आदमी काल को अच्छे समझ पाएंगे, इसलिए हम बहुत धीरे चल रहे हैं, ठीक है। आगे प्रेम घन बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन आनंद, जो कि आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व, प्रेम घन की आनंद अरुणोदय और प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा, नया संवत भी प्रताप नारायण मिश्र का, ठीक है। राधा कृष्ण दास की भारत 12 मासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे चलें। आइए, अगला पॉइंट क्या है, जरा इसे ध्यान देंगे। अंबिका दत्त व्यास ने भारत धर्म कविता में वर्णाश्रम धर्म का दृढ़ता पूर्वक अनुमोदन किया है। भारत धर्म कविता किसका है? अंबिका दत्त व्यास का, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आइए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने मन की लहर कविता किसकी है भाई? तो प्रताप नारायण मिश्र। भाई देखिए, रचनाओं को भी ध्यान में रखिए। मन की लहर कविता में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण किया है। किस कविता में भाई? तो मन की लहर कविता में। क्लियर है? ठीक है, आगे आइए। राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंदों की रचना की। किसने? तो राधा कृष्ण दास ने। इनकी मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि राजभक्ति रचना है। किनकी भाई? ध्यान दे, राधा कृष्ण दास ने रहीम के दोहों पर कुंडलिया छंदों की रचना की और इनकी मतलब कृष्णदास की मैकडोनाल्ड पुष्पांजलि राजभक्ति पर रचना, ठीक है। हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? ये था भारतेंदु युग को थोड़ा सा मतलब ऐसा संक्षेप में बताया। आगे ध्यान दें। अगला क्या है? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग क्या है भाई? जिसे हम जागरण सुधार काल भी कहते हैं। क्लियर है? समय क्या है इसका? 1900 से 1918 कहीं या कहीं 20 ना, तो 20 आपको मानना चाहिए, ठीक है। जबकि छायावाद का 1800 से शुरू होता है। क्लियर? आगे बताएंगे। सन 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और क्यू कुमार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको श्याम सुंदर का नाम तो याद रहता है, लेकिन दो रचनाओं का नाम याद नहीं रहता है। तो ध्यान, सॉरी, दो रचनाकारों का, इन तीनों का याद आपसे पूछा जाता है बार बार कि काशी नागरी प्रचारी सभा के स्थापना में निम्नलिखित इनके कौन या कौन कौन है, तो ध्यान देंगे। 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास और राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना की और 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना की। उम्मीद करते हैं आपको समझ में क्लियर है। ध्यान आइए, अगला पॉइंट। नागरी प्रचारणी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा, जो कि इलाहाबाद द्वारा, जून 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ और इसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हैं। क्लियर है? और 1903 में कौन हो गया भाई? तो आप भी जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है? ठीक, आगे आइए। डॉक्टर नागेंद्र ने
द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे आइए। अगला पॉइंट क्या है, सरस्वती पत्रिका को, क्या भाई, सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। ठीक है, गंगा लहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है, क्या, गंगा लहरी, जो कि अनुदित रचना है। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत संपत्ति शास्त्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसे कर लेंगे। एक सीधे रचना पूछा जा सकता है, संपत्ति शास्त्र किसका है। अब महावीर प्रसाद का नाम आपको ध्यान में आता है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत संपत्ति शास्त्र में भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्रण हुआ है। क्लियर है? ठीक है, आइए। बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि कहा गया। अब भारतेंदु युग को, द्विवेदी युग को, जहां भारतेंदु खत्म हुआ, द्विवेदी शुरू हुआ, उस बीच के जो कड़ी हैं उसे बाल मुकुंद गुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है भाई, जरा इसे ध्यान देंगे। श्रीधर पाठक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक भी माना। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला, श्रीधर पाठक की कश्मीर सुषमा में प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में करके उसे सजीवता प्रदान की गई है। मीन्स प्रकृति की कल्पना नारी के रूप में करके उसे सजीवता प्रदान की गई है। और साध्य अटन कविता, ये भी किसका भाई, श्रीधर पाठक का। साध्य अटन कविता में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप का चित्रण किया। तो कश्मीर सुषमा में नारी को सजीवता दिया है, जबकि साध्य अटन में प्रकृति के विनाशकारी का वर्णन किया है। ध्यान दीजिएगा। अगला, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के 3 काव्य ग्रंथ, आप भी पहले से पढ़े होंगे। पहला है हर्मिट की अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से, तो हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी नाम से खड़ी बोली में किया, जो कि किसका था, गोल्ड स्मिथ का था हर्मिट, और उसका अनुवाद क्या किया, एकांतवासी योगी नाम से। कौन किया, तो श्रीधर पाठक। उसी ट्रेवलर का अनुवाद श्रांत पथिक नाम से किया, खड़ी बोली में। ठीक है, और डिटर्जेंट, 2 बार हो गया, डिटर्जेंट विलेज, डिजर्टेड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से, ब्रज भाषा नाम से किया। तो ध्यान देंगे, हर्मिट और ट्रेवलर का अनुवाद खड़ी बोली में किया, जबकि डिजर्टेड विलेज का अनुवाद ब्रज भाषा में किया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, जगत सच्चाई सार। क्या भाई, कि जगत सच्चाई सार में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का दर्शन किया है। ठीक है, और सुसंदेश इसकी रहस्यवादी कविता है। जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विविध रूपों में एक ही तत्व की व्यापकता का, ये भी श्रीधर पाठक का, और सुसंदेश इनकी रहस्यवादी कविता इस चीज का। अगला, श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबोधी रचनाएं। क्या भाई, श्रीधर पाठक की देश प्रेम संबंधी रचनाएं भारत गीत में संकलित है। किस भाई, भारत गीत में संकलित है, ध्यान रखिए। अगला, द्विवेदी युग के कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी, समय क्या, 1864 से 1900, ये जन्म है और ये मृत्यु है। 1864 में जन्म है और 1938 में मृत्यु। द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक 1860 से 1938। हरियोत का पूरा नाम भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत, 1865 से 1958 होगा भाई। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त क्या है, 1886 से 1964, और जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866। एक क्रम में पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी आएंगे, फिर श्रीधर पाठक आएंगे,
फिर हरिऔध आएंगे, फिर मैथिली शरण गुप्त आएंगे, और उसके बाद नहीं, उसके बाद हरिऔध के बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर आएंगे, उसके बाद मैथिली शरण। एक क्रम याद रखिएगा, प्रश्न में आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर। ठीक है, अगले क्वेश्चन। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना कृष्ण शतक सन 1882 ब्रज भाषा में लिखी गई। इनकी ब्रज भाषा में दूसरी प्रसिद्ध ग्रंथ इस क्या है, रस कलश है भाई। इस में रस कलश, पहला कृष्ण शतक था 1882 में ब्रज भाषा में, और दूसरा ब्रज भाषा में प्रसिद्ध क्या है, रस कलश। क्लियर है? ठीक है, आइए आगे चलते। अगला क्या है, हरिऔध कृत प्रिय प्रवास की बात करिए। क्या है भाई, कि हरिऔध कृत प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। मीन्स हरिऔध का जो प्रिय प्रवास है, ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य से माना गया है। और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है भाई, तो 17। ठीक है, ध्यान, 17 सर्गों में विभक्त है। श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, आगे ध्यान दें। हरिऔध जी कवि सम्राट के रूप में समाहित है या समाहत है, समाहित है। प्रिय प्रवास ग्रंथ पर इन्हें 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्राप्त, बहुत इंपॉर्टेंट सम्मान होता है, मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान में प्राप्त। प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार है। प्रिय प्रवास की सबसे बड़ी विशेषता प्रकृति का मानवीय भावनाओं के साथ एकाकार होना है। ठीक है, अगला, वैदेही वनवास हरिऔध जी का दूसरा प्रबंध कर। वैदेही जो वनवास है, वैदेही वनवास हरिऔध जी का दूसरा प्रबंध काव्य है, और इसमें सीता परित्याग की कथा वर्णित है। इस रचना में 15 सर्ग। क्या भाई, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग है, तो वैदेही वनवास में 15 सर्ग है। इस चीज का ध्यान है। आगे ध्यान दें। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु माना। मैथिली शरण के काव्य गुरु कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। इस चीज का ध्यान। ठीक है, आइए अगले पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसका ध्यान करें। मैथिली शरण गुप्त की आरंभिक रचनाएं वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती, और इनकी पहली रचना जो हेमंत है 1906 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। आप इतना ध्यान देंगे, पहली रचना हेमंत 1906 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। क्लियर है? ठीक है, आगे था। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य ग्रंथ है। प्रथम कविता, पहली रचना क्या है, हेमंत है, और प्रथम काव्य ग्रंथ कौन है, तो रंग में भंग, जो 1909 में प्रकाशित हुआ। इनकी ख्याति का मूल आधार किनकी ख्याति का, तो मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती जो 1912 होगा भाई, ठीक है, 1912 में सेशन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें देश के वर्तमान का चित्रण और भविष्य का सुखद कामना की गई। ठीक है, अगला पॉइंट। हिंदी कवियों में सबसे अधिक प्रबंध काव्य मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा। सबसे अधिक प्रबंध काव्य किसने लिखा, तो मैथिली शरण गुप्त। क्लियर है? ठीक है, आइए अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है भाई, जरा इसे ध्यान देंगे। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का प्रेरणा स्रोत रविंद्रनाथ टैगोर का काव्य उपेक्षिता नामक लेख है। मैथिली शरण गुप्त कृत जो साकेत महाकाव्य का जो प्रेरणा मिला मैथिली शरण गुप्त को, यह स्रोत जो है तो रविंद्रनाथ टैगोर का काव्य उपेक्षिता नामक लेख। क्लियर है? अगला पॉइंट, साकेत के प्रथम अष्टम, क्या है कि साकेत के प्रथम अष्टम और द्वादशम मतलब 12वां सर्ग के उत्तरार्ध में उर्मिला लक्ष्मण मिलन का, क्या है कि उर्मिला लक्ष्मण मिलन का वर्णन है। ठीक है, इसने 12 सर्ग है, तो साकेत में कितना सर्ग है भाई,
12 सर्ग है। प्रथम सरस्वती वंदना और नवम में उर्मिला के विरह वर्णन है। क्लियर है? प्रथम में सरस्वती वंदना है और नवम में क्या है? उर्मिला का विरह वर्णन है। अगला पॉइंट ध्यान दें। 1936 में साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक इन्हें भी मिल गया भाई। क्लियर है? ध्यान दें। अगला पॉइंट, विष्णु प्रिया में, ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। विष्णु प्रिया में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला और यशोधरा के समान चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग और तप को प्रदर्शित किया है। क्लियर है? ठीक है, आइए आगे चलते। अगला पॉइंट क्या है, जरा इसे ध्यान दें। गुप्त जी कृत, मतलब मैथिली शरण गुप्त जी कृत जय भारत, एक और रचना इनका। जय भारत महाकाव्य को प्राचीन भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। जय भारत ग्रंथ को प्राचीन भारत के हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। किससे भाई? तो जय भारत। ध्यान रखिए। अगला पॉइंट, गुप्त जी के अनग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होते हैं। गुप्त के अनग नहीं याद रखिएगा। अनग और कुराल गीत बौद्ध कालीन संस्कृति संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैथिली शरण गुप्त ने 19 खंड काव्यों की रचना की। कितने खंड काव्यों की रचना की भाई? तो 19 खंड काव्यों। ठीक है। गुप्त जी की रचना अर्जन और विसर्जन, क्या भाई? गुप्त जी की भी रचना ध्यान रखिएगा। अर्जन और विसर्जन में मुस्लिम संस्कृति की झांकी द्रष्टव्य या झांकी मिलती है। ठीक है, ध्यान। ये है भाई, यहाँ पे कट गया है, इसका नाम क्या है? मेघनाद बद। मेघनाद बद, ध्यान देंगे, लिख लेंगे। मेघनाद बद मैथिली शरण की अतुकांत रचना है। क्या भाई? मतलब तू अतुकांत, अतुकांत का मतलब होता है बिना किसी वजह के फटाफट किसी चीज का जल्दबाजी में। ठीक है, तो मेघनाद बद। आइए आगे चलते हैं। अगला क्या है? गुप्त जी ने, क्या भाई? कि गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया और झंकार गुप्त जी की रहस्यवादी रचना है। ध्यान देंगे भाई कि गुप्त जी ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया और गुप्त जी की पूछा कि रहस्यवादी रचना क्या है, तो झंकार है, इसे ध्यान। अगला, गुप्त जी कृत अन्य रचना क्या है? विकट भट्ट, जयद्रथ बद आदि और पंचवती थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे। जगन्नाथ दास रत्नाकर को भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कहा गया है। सब ध्यान दे, बाल मुकुंद गुप्त को भारतेंदु और द्विवेदी के बीच का कड़ी कहा गया है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर को क्या भाई? भक्ति काल और रीति काल का समन्वय कहा गया है। और रत्नाकर की आदर्श कवि कौन है भाई? तो बिहारी। अभी तो बिहारी रत्नाकर सबसे बड़ा टीका है, ध्यान रखिए। रत्नाकर जी का गंगावतरण महाकाव्य है। इसमें 13 सर्ग हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, जरा इसे ध्यान दें। क्या है भाई? रत्नाकर जी कृत हरिश्चंद्र में अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र वर्णित है। इस प्रबंध काव्य में 4 सर्ग हैं। रत्नाकर कृत एक हरिश्चंद्र जो ग्रंथ है, उसमें अयोध्या के महाराज हरिश्चंद्र का चरित्र वर्णन है। और प्रबंध काव्य, यह एक प्रबंध काव्य है और इसमें कितने? 4 सर्ग है। ठीक है। उद्धव शतक भी जगन्नाथ दास रत्नाकर का था। उद्धव शतक 1929 ईस्वी में गोपी उद्धव संवाद, 1929 ईस्वी में गोपी उद्धव संवाद पर आधारित प्रबंध काव्य। इसमें 118 कवित्व हैं। ठीक है, ध्यान आगे। रत्नाकर जी जकी उपनाम से, अब ध्यान दें, भारतेंदु जी ने रसा उपनाम से लिखा करते थे। क्लियर है? जबकि रत्नाकर जी ने जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखा करते। रत्नाकर ने किस नाम से? जकी उपनाम से। ध्यान रखें। राम नरेश त्रिपाठी कृत मिलन
पथिक, स्वप्न, मिलन, पथिक और स्वप्न, रामनरेश त्रिपाठी का काव्य ग्रंथ जो है काल्पनिक प्रेमाख्यान खंड काव्य है और एक मानसी जो है ये देशभक्तिपूर्ण फुटकल कविताओं का संकलन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आइए आगे आइए अगले पंक्ति। ठीक है भाई, तो आज हम यहीं तक आज यहीं तक आधुनिक काल में हमने द्विवेदी युग तक बात किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन थोड़ा लंबा हुआ होगा या थोड़ा धीरे होंगे। हम मेरा एक ही मकसद है कि आप एक एक पॉइंट को समझते जाए पूरी क्लास, अच्छे से इस क्लास को समझेंगे तो आप प्रश्नों की इजीली। उम्मीद करते हैं इसे आप अच्छे से समझे होंगे। अंत तक चैनल के साथ मेरे बने रहिए, मेरे से जुड़े रहिए। हम पूरी अच्छे से आपको तैयारी करवाएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी का सीयूईटी इंडिया पर हार्दिक स्वागत।